हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे केवीएस टीजीटी साइंस का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था टॉपिक हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और इसके फ्रेंड्स इसका हाफ पार्ट जो है हम इसके पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। वहाँ पे मैंने आपको प्लांट मूवमेंट यानी वहाँ पे जो है प्लांट मूवमेंट में मैंने आपको फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, केमोट्रॉपिज्म एंड थिग्मोट्रॉपिज्म और जो है हमारा ग्रोथ इंडिपेंडेंट में जिसमें मैंने आपको निक्लीनेस्टी और सिस्मोनेस्टी बताया था। उसके बाद हमने यहाँ पे प्लांट हार्मोन्स भी डिस्कस किए थे और उसमें मैंने आपको ये भी बताया था जो हमारा मतलब न्यूरॉन होता है उसका स्ट्रक्चर क्या है, हम किसी भी इम्पल्स को डिटेक्ट कैसे करते हैं और जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो हम कैसे कैसे शो करते हैं, ये सब मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। तो देखिए फ्रेंड, जो हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है वो टू पार्ट में बटा होता है। एक तो होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है हमारा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, यानी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीएनएस एंड सीएनएस बोल देते हैं। अब देखिए, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है यानी जो ये सेंटर पार्ट में होगा, तो इसको आप कैसे याद रखेंगे। मान लीजिए ये कोई जो है ह्यूमन बींग्स है, तो इसका दिमाग कहाँ है, यहाँ पे, यानी इसके सेंटर में इसका दिमाग है। और इसी ब्रेन से लगा हुआ जो है रीढ़ की हड्डी जिसको हम बोलते हैं वो होता है हमारा स्पाइनल कार्ड, यानी ये कहाँ पे होता है, सेंट्रल पार्ट में। तो आप इससे ये याद रख लेना कि जो हमारा सीएनएस है वो भी टू पार्ट में बटा होता है। एक तो होता है हमारा ब्रेन और दूसरा होता है हमारा स्पाइनल कार्ड। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होता है यानी जो पीएनएस होता है ये भी टू पार्ट में बटा होता है। एक होता है हमारा नर्व एंड एक होता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो भी टू पार्ट में फर्दर डिवाइड होता है। एक होता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये मतलब जब हम कभी मतलब अचानक से डर जाते हैं, कुछ अचानक से मतलब कोई एक्शन शो करते हैं, तो यहाँ पे हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। और जब हम कूल माइंड से कुछ काम करते हैं तो वहाँ पे हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको याद क्या क्या रखना पड़ेगा कि किसका क्या फंक्शन होता है और इसका डिवीजन जो है इतना सा याद रखना है आपको। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एनिमल हार्मोन्स के बारे में। वहाँ पर भी मैं आपको अभी बताऊंगी कि वहाँ पे आपको क्या क्या याद रखना है, कैसे उसको पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम ब्रेन के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्रेन जो होता है, ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी होता है ब्रेन उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्गन होता है या पार्ट होता है। ये फ्रेंड्स सिचुएटेड कहाँ पे होता है, क्रेनियल बॉक्स में। क्रेनियल बॉक्स जिसको हम क्या बोल देते हैं, क्रेनियम। तो यहाँ पे हमारा ब्रेन जो होता है वो सिचुएटेड होता है और ये किससे बना होता है, बोन से मिलकर बना होता है। इसको भी आप याद रखना। अब देखिए, ये जो ब्रेन होता है उसकी जो कवरिंग होती है, यहाँ पे 3 मेम्ब्रेन पाया जाता है उस पर, तो इसके कवरिंग को हम क्या बोल देते हैं, मेनिंग्स। क्या बोल देते हैं, मेनिंग्स। अब यहाँ पे देखिए, जो वेट ऑफ ब्रेन होता है इन एडल्ट मेल कितना होता है, 1400 ग्राम, और फीमेल में कितना होता है 1250 ग्राम। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मेल में ये मतलब वेट इसका ज़्यादा है तो मेल में ज़्यादा दिमाग होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मतलब किसके पास ज़्यादा दिमाग होता है किसके पास कम, ये हम अभी देखेंगे। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है। तो यहाँ पे ये आप याद रखना, मेल में जो है ये 1400 ग्राम होता है इसका वेट और फीमेल में होता है 1250 ग्राम। और इसके हम मेम्ब्रेन को यानी इसकी कवरिंग को क्या बोल देते हैं, मेनिंग्स। तो इसको आप याद रखना। और जो हमारा ब्रेन होता है वो क्रेनियल बॉक्स यानी क्रेनियम में जो है वो सिचुएटेड होता है। अब देखिए यहाँ पे पार्ट ऑफ ब्रेन, तो ब्रेन के हमारे यहाँ पे मोस्टली 3 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। जो फ्रेंड्स हमारा फोर ब्रेन होता है वो डिवाइड होता है फर्दर सेरिब्रम एंड डायेंसिफेलान में। और जो हमारा हाइंड ब्रेन होता है उसका डिवीजन क्या क्या है, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। तो फ्रेंड्स इसको आप याद रखना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये डिवीजन याद रखना है। जो हमारा फोर ब्रेन है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, सेरिब्रम एंड डायेंसिफेलान। जो हाइंड ब्रेन होता है हमारा वो होता है सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। तो ये आप अभी के लिए इतना याद रखिए। उसके बाद अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सेरिब्रम के बारे में। देखिए यहाँ पे सेरिब्रम है एक है सेरिबेलम, दोनों में आप कंफ्यूज मत होना। एक है सेरिब्रम, एक है सेरिबेलम। और इसका फंक्शंस भी जो है पूछा जाता है। अभी एनबीएस में यहाँ से क्वेश्चन जो आया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सेरिब्रम की जब हम बात करें तो ये जो है मोस्ट डेवलप्ड एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है हमारे ब्रेन का एंड मेक्स 2/3 पार्ट ऑफ टोटल ब्रेन। यानी जो हमारा टोटल ब्रेन होता है उसका ये 2/3 पार्ट जो है केवल सेरिब्रम होता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर होते हैं। एक होता है हमारा लेफ्ट हेमिस्फेयर, एक होता है राइट। यानी अगर इस तरह से हमारा ब्रेन है तो उसमें जो है एक पार्ट इसका सेरिब्रम का होगा राइट हेमिस्फीयर, एक होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो इसको भी आप याद रखना, ये 2 हेमिस्फीयर में बटा होता है। अब यहाँ पे देखिए, मेनी रिजेज एंड ग्रूव्स आर फाउंड ऑन द डार्फर सरफेस ऑफ सेरिब्रम हेमिस्फीयर। तो इसको आप देखे भी होंगे, जो हमारा ब्रेन होता है
चलिए एक बार इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पे है, ये कुछ ये मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तरह जो दिख रहे हैं, इसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि ये मतलब यहाँ पे ग्रुप्स होते हैं और रिजेज होती हैं, तो इसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये है हमारा फोर ब्रेन, और यहाँ पे ये जो बीच में है ये क्या है, हमारा मिड ब्रेन, और यहाँ पे होता है हमारा हाइंड ब्रेन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा सेरिब्रम होता है उसमें क्या होता है, मेनी रिजेज एंड ग्रुप्स जो अभी मैंने आपको दिखाया आर फाउंड ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ सेरिब्रम हेमिस्फीयर, यानी सेरिब्रल के हेमिस्फीयर पे ये इसके डार्सल सरफेस पे जो है रिजेज एंड ग्रुप्स पाए जाते हैं। रिजेज कॉल्ड गायरी, रिजेज जो होते हैं उसको हम गायरी बोल देते हैं, और जो ग्रुप्स होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, सल्काई या फिर सल्कस। तो देखिए यहाँ पे ये मतलब कुछ इस तरह से होते हैं। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, अपर पार्ट होता है, इसको हम गायरी बोल देते हैं। जो ये यहाँ का पार्ट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, सल्कस। तो देखिए कुछ इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो गायरी होते हैं, जो सल्कस होते हैं, यही हमारे मतलब इंटेलिजेंस के होने के पीछे यही जो है मेन काम अपना दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ब्रेन, यानी जो यहाँ पे रिजेज होते हैं यानी जिसको हम गायरी बोलते हैं, और जो यहाँ पे ग्रुप्स होते हैं जिसको हम सल्कस बोलते हैं, तो ये क्या काम करते हैं, यहाँ पे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ब्रेन, यानी हमारे ब्रेन का जो एरिया होता है उसके सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम कौन करता है, यहाँ पे रिजेज एंड ग्रुप्स जो पाए जाते हैं हमारे सेरिब्रम में। तो इसको आप याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने ज़्यादा ये मतलब ग्रुप्स सल्कस एंड गायरी पाए जाएंगे उतना ही ज़्यादा इंसान जो है वो बुद्धिमान होता है, उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंस होता है। तो इसको हम मतलब अपने प्रैक्टिस के द्वारा, अपने रिविजन के द्वारा इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, यानी ये जो हमारा सल्कस होता है और जो ग्रुप्स होता है, जो रिजेज होते हैं, इसको हम बढ़ा सकते हैं अपने हार्ड वर्क के द्वारा। मतलब इसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो मतलब ऐसा कोई गेम सॉल्व कर सकते हैं जिसमें मतलब हमारा खूब ज़्यादा दिमाग लगे, तो मतलब इसके द्वारा हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेरिब्रम का फंक्शन क्या होता है, इंटेलिजेंस, नॉलेज, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, और यहाँ पे रिलेटिव आइडियाज एंड मेमोरी, इन सबसे रिलेटेड जो है फंक्शंस ये दिखाता है। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो ये मतलब हमारा जो सेरिब्रम होता है इसके और भी पार्ट होते हैं, जिसमें हम फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ओसिपिटल लोब, ये वैसे हमारे एनसीईआरटी में इतना डीपली तो नहीं है, लेकिन आप फिर भी इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका फंक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है, तो इसको आप याद रखना। जो फ्रेंड्स हमारा फ्रंटल लोब होता है वो किस में हेल्प करता है, इंटेलिजेंस में, नॉलेज में, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में, क्रिएटिव आइडियाज एंड मेमोरी में। जो हमारा पैराइटल लोब होता है वो टेस्ट में, राइटिंग, पेन, टच, प्रेशर, इन सब में जो है ये हेल्प करता है। लैंग्वेज, हियरिंग एंड स्मेल में जो है टेम्पोरल लोब एक्टिवेट होता है, और जो हमारा विजन होता है यानी देखने के लिए ये हमारा ओसिपिटल लोब जो है यहाँ पे अपना फंक्शन यहाँ पे दिखाता है, तो इसको आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे आता हमारा डायनसिफेलान। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डायनसिफेलान या फिर हाइपोथैलेमस, ये क्या होता है, स्मॉल एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, यानी जो हमारा फोर ब्रेन होता है इसका ये पोस्टीरियर पार्ट होता है। इट इज कवर्ड बाय सेरिब्रम, ये जो है सेरिब्रम के द्वारा कवर होता है। इसका फंक्शन क्या क्या होता है, थर्मो रेगुलेशन, बिहेवियर एंड इमोशन, इंडोक्राइन कंट्रोल, बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम, सेंटर ऑफ फीलिंग पेन, हंगर एंड थ्रस्ट आर प्रेजेंट इन इट, यानी जब भी हमको भूख लगती है, प्यास लगती है, इन सबके पीछे कौन होता है, हमारा डायनसिफेलान या फिर हाइपोथैलेमस। ये जो हाइपोथैलेमस होता है ये हमारे इंडोक्राइन सिस्टम को जो है कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये हम मतलब हार्मोन वाले पार्ट जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है इसको हम मास्टर ऑफ द मतलब जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। लेकिन जो हाइपोथैलेमस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्यों, क्योंकि ये हमारे पूरे इंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। यहाँ पे फ्रेंड्स ये हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम, यानी हम जैसे अगर हम 10 बजे सोते हैं रात को तो हमें 10 बजे नींद आने लगेगी। ऐसा किसके वजह से होता है, ये हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम जो है ये फिक्स होता है। तो यहाँ पर भी डायनसिफेलान या फिर हाइपोथैलेमस का मेन रोल होता है यहाँ पे, तो इसको भी आप याद रखना। और फ्रेंड्स हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम के अंदर ही हमारा मेंस्ट्रुएशन भी आता है, जो कि एक रेगुलर इंटरवल के दौरान में वो रिपीट होता रहता है। तो यहाँ पर भी ये हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम ही काम करता है, यानी हमारा हाइपोथैलेमस ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसको आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स आता है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन स्मॉल एंड कॉन्ट्रैक्टेड पार्ट ऑफ ब्रेन। अभी हमने आपको दिखाया तो ब्रेन हमारा मिड ब्रेन क्या था, छोटा सा पार्ट था, तो इसीलिए बोला स्मॉल एंड कॉन्ट्रैक्टेड पार्ट ऑफ ब्रेन कनेक्ट द मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ हाइंड ब्रेन टू सेरिब्रम ऑफ फोर ब्रेन। यानी ये जो हमारा फोर ब्रेन होता है और जो
यहाँ पे हाइंड ब्रेन होता है, उसके जो है यहाँ पे मेडुला ऑब्लंगेटा को और जो हमारा फोर ब्रेन होता है उसको सेरिब्रम को कनेक्ट करने का काम ये यहाँ पे करता है। यानी ये हमारा मिड ब्रेन हो गया, तो ये जो हो गया हमारा सेरिब्रम और यहाँ पे हो गया हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा, तो दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? मिड ब्रेन। और फ्रेंड्स ये क्या करता है? कंट्रोल लिम्ब मसल मूवमेंट। अब यहाँ पे देखिए, अभी हम आगे जो है फंक्शन पढ़ेंगे कि हमको मतलब यहाँ पे स्टेबल रहने में कौन हेल्प करता है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज मत होना। जो मिड ब्रेन होता है ये लिम्ब मसल्स मूवमेंट में हेल्प करता है, ये हमारे लिम्ब मसल मूवमेंट को कंट्रोल करता है। लेकिन आप इससे मत कंफ्यूज होना कि ये हमको मतलब ये जो है हमको संतुलन बनाए रखने में, या फिर अगर जैसे हम खड़े रहते हैं तो हम खड़े रह सकते हैं, तो ऐसा ये मिड ब्रेन की वजह से नहीं होता, वो होता है सेरिब्लम के द्वारा। तो यहाँ पे इसको आप याद रखना, ये केवल लिम्ब मसल्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ पे हम अगर खड़े रह सकते हैं तो उसके पीछे मिड ब्रेन जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, उसके पीछे हमारा सेरिब्लम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ पे देखिए, दीज मेनली कंट्रोल विजन, यानी विजन क्या होता है मतलब देखने, तो हमारे देखने को कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन। अब यहाँ पे देखिए आता हमारा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में हमारा, अभी मैंने आपको बताया इसके 3 पार्ट होते हैं, पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। तो देखिए फ्रेंड्स, पोन्स क्या करता है? रेगुलेट द ब्रीदिंग एक्शन, यानी जो हम सांस लेते हैं, मैंने आपको ब्रीदिंग पढ़ा भी दिया, तो उसमें कौन जो है हेल्प करता है? हमारा पोन्स। पोन्स रीजन जो है ये ब्रीदिंग एक्शन में जो है हेल्प करता है, इसको रेगुलेट करने का काम करता है। तो इसको आप याद रखना, यहाँ से इसके फंक्शन ही जो है इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेरिबेलम, सेरिबेलम ये फ्रेंड्स यही जो है एनवीएस में इस बार पूछा गया था कि अगर हम मतलब खड़े रह सकते हैं, एक मतलब हमारी बॉडी जो बैलेंस रहती है तो वो किसकी वजह से होती है, वहाँ पे उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वहाँ पे होता है फ्रेंड्स हमारा सेरिबेलम। तो देखिए, टू मेंटेन बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर, पोस्चर मतलब वही हम खड़े हैं, बैठे हैं, सो रहे हैं, तो वही है मतलब टू मेंटेन बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीजन बाई वॉलंटरी एक्शन। यानी यहाँ पे हम वॉलंटरी एक्शन जो है अगर कोई शो करते हैं तो उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारा सेरिबेलम। तो अगर आप सेरिब्रम और बेलम में कंफ्यूज होना तो आप इसको कैसे याद रखें? बेलम, बेलम यानी बैलेंस, तो बैलेंसिंग में कौन हेल्प करता है? सेरिबेलम, वो है हमारा सेरिब्रम। ब्रम और बेलम में कंफ्यूज मत होना, सेरिबेलम जो है वो बैलेंस में हेल्प करता है। तो ये देखिए, अभी इस बार पूछा भी गया था, तो यहाँ से आपसे कोई सा भी फंक्शन किसी भी पार्ट का पूछा जा सकता है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िए। अब यहाँ पे है हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा। तो देखिए फ्रेंड्स, इट कंट्रोल ऑल द इनवॉलंटरी एक्टिविटीज ऑफ बॉडी, यानी ये हमारे बॉडी के उन सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है जो कि इनवॉलंटरी हैं, यानी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे हमारा पंपिंग हार्ट, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, ये सब क्या है? ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हम अगर डांस कर रहे हैं, बैठे हैं, सो रहे हैं, तो ये हमारे कंट्रोल में है। मतलब अगर हम चाहे डांस करें, अगर हम चाहे ना करें, अगर हम चाहे मतलब काम करें या ना करें, तो ये हमारे कंट्रोल में है, उसको हम वॉलंटरी बोलते हैं। लेकिन अगर हम ये चाहें कि हम अपने डाइजेशन को रोक दें तो नहीं रोक सकते हैं, यानी ये इनवॉलंटरी है। तो इन तरह के जो है हमारे इनवॉलंटरी एक्टिविटीज में मेडुला ऑब्लंगेटा हेल्प करता है। हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, आल्सो कंसर्न विथ सम रिफ्लेक्सेस, स्नीजिंग रिफ्लेक्स, कफिंग रिफ्लेक्स, वोमिटिंग रिफ्लेक्स, योनिंग रिफ्लेक्स, ये सब क्या होते हैं? इसके पीछे, इन सब के पीछे मेडुला ऑब्लंगेटा का हाथ होता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर इसका फंक्शन आता है तो आप सबसे पहले वहां पे ये देखना कि कौन सा उसमें से इनवॉलंटरी है, मतलब यहाँ पे कौन सा ऐसा एक्शन है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा उसको कौन कंट्रोल करेगा? मेडुला ऑब्लंगेटा। लेकिन देखिए, जो सेरिबेलम होता है ये वॉलंटरी एक्शन में मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी जिस काम को हम अपने नियंत्रण में करते हैं, अगर हम चाहें उसको करें, अगर चाहें तो ना करें, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सेरिबेलम। तो फ्रेंड्स, इसका फंक्शन आप अच्छे से याद रखना। अब देखिए, यहाँ पे आता हमारा स्पाइनल कार्ड। तो मैंने आपको क्या बताया, हमारे ब्रेन से ही यहाँ पे जुड़ा हुआ होता हमारा, जैसे मान लीजिए ये हमारा ब्रेन है, तो यहीं से ऐसे निकलेगा हमारा जो है स्पाइनल कार्ड। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इट इज डाउनवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा। तो सबसे नीचे हमारा कौन सा आता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। तो उसी का कंटिन्यूएशन है, यानी ये हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा है, तो यहीं से हमारा स्पाइनल कार्ड जो है वो एराइजेज होगा। लाइज इन द वर्टिब्रल कॉलम, ये कहाँ पे लाइज करता है? वर्टिब्रल कॉलम में। अब देखिए इसका फंक्शंस क्या होता है? रेगुलेट एंड कंडक्ट द रिफ्लेक्स एक्शन, यानी जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? स्पाइनल कार्ड। जब मैंने आपको कल यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन बताया था तो हमने क्या बताया था? जो हमारा सेंसरी न्यूरॉन होता है वो इम्पल्स को लेके कहाँ जाता है? स्पाइनल कार्ड में जाता है, ना कि वो ब्रेन में। ब्रेन में नहीं जाता क्योंकि हमारा ब्रेन जो है डिसीजन लेने में देर करेगा।
क्योंकि वहाँ पे थिंकिंग पावर है, उसमें इतने सारे उसके पार्ट हैं, मतलब अलग अलग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो हमारा स्पाइनल कार्ड होता है, यहाँ पे कोई थिंकिंग पावर नहीं है कि ये मतलब थोड़ा देर सोचेगा, हम मतलब कोई किसी भी स्टिमुलाई के प्रति वहाँ पे रिस्पॉन्स शो करें या ना करें तो ये सोचेगा नहीं, ये डायरेक्ट जो है मैसेज जो है ये हमारे मोटर न्यूरॉन को दे देगा। तो यही मैंने आपको बताया, रेगुलेट एंड कंडक्ट द रिफ्लेक्स एक्शन, एक्ट एज ब्रिज बिटवीन द ब्रेन एंड ऑर्गन ऑफ बॉडी, ये हमारे ब्रेन और ऑर्गन ऑफ बॉडी के बीच में ब्रिज की तरह काम करता है। आल्सो प्रोवाइड अ रिले पाथ फॉर इम्पल्स कमिंग फ्रॉम द ब्रेन। तो रिले पाथ क्या है, मैंने कल आपको बताया था, आप जाके उसको देखिए। वहाँ पे जो हमारा मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ से हमारा जो है रिसेप्टर आया, ये हमारे गया यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन के पास। सेंसरी न्यूरॉन जो है ये यहाँ पे ये हमारे स्पाइनल कार्ड के पास जब मैसेज भेजेंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है, यहाँ रिले न्यूरॉन होता है। रिले न्यूरॉन क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई रिस्पॉन्स गया, मतलब सॉरी कोई स्टिमुलस यहाँ से गया, तो यहाँ पे जो रिले न्यूरॉन होता है वो ये डिसाइड करता है कि जितना यहाँ पे इम्पल्स आया उतना सारा का सारा यहाँ पे मोटर न्यूरॉन को देना है या फिर वहाँ पे कुछ कम करके देना है। तो उसको रेगुलेट करने का, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, यहाँ पे रिले पाथ। तो इसको भी आप याद रखना क्या है यहाँ पे, आल्सो प्रोवाइड अ रिले पाथ फॉर इम्पल्स कमिंग फ्रॉम द ब्रेन। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आता हमारा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ऑल द नर्वस एराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन, यानी ऐसे सभी नर्व जो कि ब्रेन से स्पाइनल कार्ड से एराइज होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। जैसे मान लीजिए ये हमारा ब्रेन हो गया, यहाँ से जो है स्पाइनल कार्ड आ गया, अब यहाँ से ढेर सारे नर्व एराइज रहेंगे, वो डिफरेंट हमारे बॉडी ऑर्गन में गए रहेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे जो नर्व होते हैं, एक होता है हमारा क्रेनियल नर्व, एक होता है स्पाइनल नर्व। तो जो हमारा क्रेनियल नर्व होता है वो कितना होता है, 12 पेयर। ये भी एक बार एनवीएस का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वहाँ पे डायरेक्टली पूछा गया था कि क्रेनियल नर्व की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं 12 पेयर। जो स्पाइनल नर्व होते हैं वो होते हैं फ्रेंड्स 31 पेयर। तो इसको भी आप याद रखना, जो हमारा क्रेनियल नर्व है वो है 12 पेयर। यहाँ पे हमको इसको डिटेल में नहीं मतलब पढ़ना है कौन सा कितना पेयर कहाँ पे है, आप बस इसको डायरेक्टली याद रखना, क्रेनियल नर्व 12 पेयर, स्पाइनल नर्व 31 पेयर। अब देखिए यहाँ पे आता हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या है, इज दैट पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम विच कंट्रोल एक्टिविटीज इनसाइड द बॉडी दैट आर नॉर्मली इनवॉलंटरी। तो ये भी मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटीज होंगी उसमें से जो इनवॉलंटरी होगा उसके लिए ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। अब देखिए यहाँ पे एनएस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट, यानी होम्योस्टेटिस। तो फ्रेंड्स इसका सबसे मेन फंक्शन यही है कि ये होम्योस्टेटिस में जो है हेल्प करता है, यानी जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है ये होम्योस्टेटिस में हेल्प करता है, ये आप याद रखना। अब यहाँ पे होम्योस्टेटिस क्या है, तो फ्रेंड्स होम्योस्टेटिस वह होता है जैसे हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को जो है वो कांस्टेंट रख पाते हैं, उसके पीएच को कांस्टेंट रख पाते हैं, तो ये किसकी वजह से होता है, होम्योस्टेटिस की वजह से। यानी हम अपने बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रख पाते हैं, वही होता है हमारा होम्योस्टेटिस। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है, तो फ्रेंड्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करता है, जैसे मान लीजिए अचानक आपके सामने जो है स्नेक आ गया, तो स्नेक आप जैसे ही देखेंगे आपको पसीना आने लगेगा, आप भागेंगे, मतलब आपको डर लगेगा, ऐसा कुछ। तो इन सब के पीछे हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। लेकिन जब वही स्नेक चला जाए, आप थोड़ा देर जो है वो आराम से बैठिए, आप जब थोड़ा कूल हो जाएंगे तो वहाँ पे हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। यानी किसी भी हम बोल सकते हैं कि इमरजेंसी कंडीशन में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है और यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। आप बस इतना याद रखना, इमरजेंसी में सिंपैथेटिक और नॉर्मल कंडीशन में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमको पढ़ना है केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो ये सब हम डिस्कस कर ही लिए। यहाँ से फ्रेंड्स आपको जो हमारा ब्रेन है उसके जितने पार्ट हैं उनका क्या क्या फंक्शन है इतना आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो यहाँ भी आपको सबसे पहले यहाँ पे जो हम यहाँ पे ग्लैंड पढ़ेंगे किसका जो है पोजीशन कहाँ पे है
इनका फंक्शन क्या है, ये कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करते हैं, इनके घटने या बढ़ने से कौन सा डिजीज होता है, आपको इतना यहाँ पे लर्न करना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करना है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड के बारे में यहाँ पे नहीं पढ़ना है। फिर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, उसके बाद यहाँ पे पैंक्रियाज, एड्रीनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, एड्रीनल ग्लैंड, उसके बाद यहाँ पे ओवरी, टेस्टिस, ये सब मतलब इन सब से कौन कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, उनका फंक्शन क्या क्या होते हैं, उनके ज़्यादा होने से या कम होने से क्या क्या होता है, यहाँ पे ये सब हमको डिस्कस करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, इसको हम क्या बोल देते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम। और मतलब साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम इसका जो है अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको क्या बोल देते हैं, इंडोक्राइनोलॉजी। और इनके जो इंडोक्राइनोलॉजी के जो फादर होते हैं उनको हम क्या, वो मतलब कौन है, थॉमस एडिसन। तो थॉमस एडिसन जो है फ्रेंड्स, ये इंडोक्राइनोलॉजी के फादर हैं, इनको आप याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आता जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं, ये एक तो हो सकते हैं इंडोक्राइन, एक होते हैं हमारे एक्सोक्राइन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसे ग्लैंड जो कि अपने सिक्रीशन को, यानी वो जो भी सिक्रीट करेंगे उसको डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करेंगे, उसको हम क्या बोल देते हैं, इंडोक्राइन। लेकिन हमारी ऐसी ग्लैंड जो कि किसी डक्ट के द्वारा जुड़ी होती हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सोक्राइन। तो अभी मैं इसको आपको समझाती हूँ। देखिए, जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड होता है वो हमारे थोड़ा ईयर के पास में प्रेजेंट होता है, लेकिन सलाइवा का हमको जरूरत कहाँ पे पड़ता है, हमारे माउथ के अंदर में। क्योंकि जो हमारा सलाइवा होता है वो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको जो है तोड़ने के लिए यूज होता है। तो सलाइवरी एमाइलेज हमारे माउथ में रिलीज होना चाहिए, ना कि हमारे ईयर के पास में। तो अगर हमारा सलाइवरी ग्लैंड ईयर के पास में है तो वहाँ से जो है सलाइवा हमारे माउथ में आएगा कैसे। तो वहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड होता है वो डक्ट के द्वारा जुड़ा होता है। तो मतलब जब वो सलाइवा सिक्रेट करता है तो उस डक्ट के माध्यम से वो हमारे माउथ के अंदर में आ जाता है। और इसका हमारा एक और एग्जाम्पल भी है स्वेट ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड या फिर सलाइवरी ग्लैंड क्या होते हैं, ये हमारे मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल होते हैं, यानी ऐसे ग्लैंड जिनमें जो है डक्ट की जरूरत पड़ती है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सलाइवरी ग्लैंड कहाँ होता है, हमारे ईयर के पास, लेकिन उसकी जरूरत कहाँ पे पड़ती है, हमारे माउथ में। तो यहाँ पे उसको मतलब उस सलाइवा को माउथ में कौन लेके आएगा, किसी भी डक्ट के माध्यम से आएगा। तो इसको आप याद रखना, जो एक्सोक्राइन होता है वो ग्लैंड विथ डक्ट, यानी यहाँ पे जो ग्लैंड होते हैं उनको डक्ट की जरूरत होती है। लेकिन जो हमारा इंडोक्राइन होता है, यहाँ पे पोर देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इन ब्लड, यानी अपने सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड में जो है सिक्रिएट करते हैं, वहाँ पे वो डायरेक्टली ब्लड में मिक्स हो जाता है। लाइक डक्ट, यानी यहाँ पे क्या होता है, कोई भी डक्ट नहीं होता है, यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो डक्टलेस होते हैं। यहाँ पे जैसे हमने अभी जो हमको यहाँ पे डिस्कस करना है वो सारे हमारे क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड है। तो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैंक्रियाटिक ग्लैंड या फिर हमारा एड्रिनल ग्लैंड, ये सब क्या होते हैं, इंडोक्राइन। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो हमारा पैंक्रियाज होता है इसको हम मिक्स ग्लैंड या फिर कॉमन ग्लैंड या फिर हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा पैंक्रियाज होता है ये इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों तरह से बिहेव करता है। यानी जैसे हम क्या देखते हैं, जो हमारा पैंक्रियाज होता है वो डाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो पैंक्रियाज हमारे ड्यूडेनम के ऊपर होता है, उससे लगा हुआ, तो उसका जो है सिक्रीशन जो है वो हमारे स्टमक में आना चाहिए, तभी वहाँ पे डाइजेशन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, उसको लाने के लिए एक डक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हमारा जो पैंक्रियाज हो गया वो हो गया एक्सोक्राइन। लेकिन यहाँ पे अभी हम देखेंगे जो ये मतलब हार्मोन सिक्रेट करता है हमारे ब्लड में, उसके माध्यम से ये हो जाता है इंडोक्राइन भी। तो हमारा पैंक्रियाज क्या हो गया, ये मिक्सोट्रोपिक ग्लैंड हो जाता है, मिक्स ग्लैंड हो जाता है, यानी हेट्रोक्राइन ग्लैंड हम इसको बोल देते हैं। यानी यहाँ पे ये इंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों तरह से बिहेव करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हार्मोन्स इन एनिमल, केमिकल सिक्रीटेड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड, यानी जो हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं जैसे थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल जो भी हैं, ये सब जो केमिकल सिक्रीट करते हैं, यानी ये जो सिक्रीट करते हैं उस केमिकल को ही हम क्या बोल देते हैं, हार्मोन्स बोल देते हैं। टर्म क्वाइंड बाय स्टार्लिंग, यानी इस हार्मोन टर्म को किसने क्वाइन किया था, यानी सबसे पहले किसने ये नाम दिया था, तो स्टार्लिंग ने। इसको भी आप याद रख लेना। अब देखिए ये जो हार्मोन्स होते हैं आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी मैसेंजर, यानी हम इसको प्राइमरी मैसेंजर भी बोल देते हैं या फिर केमिकल मैसेंजर भी बोल देते हैं हम हार्मोन्स को। तो यानी आप इसको याद रखना, जो हार्मोन्स होते हैं उनको हम प्राइमरी मैसेंजर या फिर केमिकल मैसेंजर भी बोलते हैं। हार्मोन्स के बारे में अब यहाँ पे देखिए, सिक्रीटेड ओनली व्हेन रिक्वायर्ड, यानी हार्मोन्स ऐसा नहीं है कि हर समय वो सिक्रीट होते रहें, वो तभी सिक्रीट होंगे जब वहाँ पे उसकी ज़रूरत होगी, यानी जब वो रिक्वायर्ड होंगे। सिक्रीशन इज रेगुलेटेड बाय
फीडबैक मैकेनिज्म, यानी यहाँ पे जो उसका सिक्रेशन है वो फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा रेगुलेट होता रहता है। जनरली रिलीज इन ब्लड स्ट्रीम, यानी ये जो है मैक्सिमम हमारे ब्लड स्ट्रीम में ही रिलीज होते हैं। मोलिकुलर वेट वेरी लो, यानी जो हमारे हार्मोन्स होते हैं इनका मोलिकुलर वेट क्या होता है, बहुत ही लो होता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे आप ये मत समझना मोलिकुलर वेट लो है तो ऐसा इसका कोई फंक्शन नहीं है, इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। यहाँ पे वही हो गया कि देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर, वही है। तो अभी आप देखेंगे हार्मोन्स कैसे कैसे किस किस तरह से हमारे बॉडी को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, बहुत ही लो होता है। सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स इज ऑलवेज इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, यानी जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं हमारी बॉडी में उनकी क्वांटिटी क्या होती है, बहुत ही स्मॉल होती है। डिस्ट्रॉयड आफ्टर यूज, दैट मीन्स हार्मोन्स कांट बी स्टोर्ड, यानी जो हार्मोन्स होते हैं जब वो मतलब रिलीज होते हैं, सिक्रीट होते हैं, तो जब उनका काम हो जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वो मतलब स्टोर नहीं किए जाते हैं कि अगर वो सिक्रीट हो गए तो चलो उनको स्टोर करके रख लो, जब दोबारा जरूरत पड़ेगी फिर से उसका यूज कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। एक्सेप्ट थायरोक्सिन, एक्सेप्ट थायरोक्सिन मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि हार्मोन जो होते हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं आफ्टर यूज, लेकिन यहाँ पे जो थायरोक्सिन होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो स्टोर किया जा सकता है। तो इस एक्सेप्शन को आप याद रखना। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया हमको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको एनसीईआरटी से निकाल के बहुत ही अच्छे तरह से इसको बहुत ही अच्छे से समराइज कर दिया है ताकि आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नेम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, पोजीशन इन बॉडी, यानी ये हमारे बॉडी में कहाँ पे होता है, कौन सा हार्मोन से रिलीज करता है, इसका केमिकल नेचर क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसके मतलब ज़्यादा सिक्रीशन या फिर कम सिक्रीशन से क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये आपको याद करने में भी आसानी रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसको अभी मैंने आपको बताया था, इसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी, यानी हमारे बॉडी का ये मास्टर ग्लैंड होता है। अभी हम देखेंगे ये मास्टर ग्लैंड क्यों है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा पिट्यूटरी है ये कहाँ पे होता है, इसका मतलब पोजीशन कहाँ पे हमारे बॉडी में, तो इसका पोजीशन है बिलो हाइपोथैलेमस, यानी जो हमारा हाइपोथैलेमस जहाँ पे प्रेजेंट होता है उसके जस्ट नीचे हमारी पिट्यूटरी जो है उससे लगी हुई होती है। अब जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है इसको हम और क्या बोल देते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी इस पिट्यूटरी को भी रेगुलेट करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस। अब देखिए यहाँ पे जो पिट्यूटरी है वो कौन कौन सा हार्मोन से रिलीज करता है, यहाँ पे जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन, यानी जो हमारा पिट्यूटरी होता है ये 4 टाइप्स के हार्मोन सिक्रिएट करता है, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। अब यहाँ पे देखिए इन सबका केमिकल नेचर तो सेम है, हर कोई यहाँ पे जो भी हार्मोन्स हैं सभी प्रोटीनियस इन नेचर है, तो इसको आपको याद करना नहीं है, आप सिंपली याद रखना पिट्यूटरी से जितने भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीनियस इन नेचर, यानी पी फॉर पिट्यूटरी, पी फॉर प्रोटीन। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपको याद हो गया होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहाँ पे, मतलब इसका पोजीशन क्या है, इसके ये कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज करता है। तो सबसे पहले याद करिए जो हमारा पिट्यूटरी है वो हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे होता है, कौन कौन सा हार्मोन से रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इन सब का फंक्शन क्या क्या है। तो जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है जो जीएच है, इसके नाम से ही पता है ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ करेगा, तो सिंपल, तो हमारा ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, बॉडी ग्रोथ, यानी हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन। अब यहाँ पे देखिए जो टीएसएच होता है यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम थायराइड। अभी हम थायराइड के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए वो जो हमारा थायराइड मतलब सिक्रीट होता है, वहाँ जो उसका हार्मोन्स होता है उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, टीएसएच यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसीलिए हम इसको मास्टर बोलते हैं, क्यों, क्योंकि जो हमारा थायराइड है मतलब ग्लैंड जब वो हार्मोन्स को सिक्रीट करेगा थायरॉक्सिन को, लेकिन वो तभी सिक्रीट कर पाएगा जब यहाँ से टीएसएच ये सिक्रीट करेगा, यानी अगर ये हमारा पिट्यूटरी टीएसएच सिक्रीट नहीं करेगा तो हमारा थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन सिक्रीट नहीं कर पाएगा। इसके सिक्रीशन को रेगुलेट कौन करता है, टीएसएच, इसीलिए इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी। यानी अगर ये खुद ही नहीं टीएसएच रिलीज करेगा तो यहाँ से हमारा टीएसएच कैसे रेगुलेट करेगा हमारा सिक्रीशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम थायराइड। इसीलिए मैंने आपको बोला ये क्या होता है, मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी। तो यहाँ पे देखिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम थायराइड। अब यहाँ पे आता हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है, स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis,
तो यहाँ पे देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, अभी हम इसको भी पढ़ेंगे। जो हमारा टेस्टिस होता है और ओवरी, वो कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करते हैं, वो जो भी मतलब एस्ट्रोजन एंड्रोजन जो भी हार्मोन्स रिलीज करते हैं, तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis में हेल्प करता है। लेकिन वो तब तक नहीं रिलीज हो पाएगा, तब तक नहीं वो अपना फंक्शन रेगुलेट कर पाएगा, जब तक ये FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये हमारे टेस्टिस और ओवरी के हार्मोन्स को रेगुलेट करने का काम कर रहा है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को स्टिमुलेट करने का काम करता है। तो फिर से ये क्या हो गया, मास्टर हो गया सभी ग्लैंड का। तो इसीलिए इसको मास्टर बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे थायरॉक्सिन के स्टिमुलेशन को और जो भी मतलब हमारे एंड्रोजन एस्ट्रोजन है, उन सब हार्मोन्स के रेगुलेशन को यही मेंटेन करता है। तो अब देखिए यहाँ पे आता है हमारा ऑक्सीटोसिन, जिसको हम क्या बोल देते हैं, बर्थ हार्मोन। ये फ्रेंड्स कंट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी जब प्रेगनेंसी के दौरान जो हमारा यूट्राइन होता है, जो यूट्रस मसल्स होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है किसके वजह से, ऑक्सीटोसिन की वजह से। और यहाँ पे जो मतलब बेबी होने के बाद यहाँ पे जो मिल्क सिक्रीट होता है, उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सीटोसिन। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बर्थ हार्मोन। अब यहाँ पे देखिए हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे वेसोप्रेसिन हार्मोन्स। लेकिन उसके पहले देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है, इसका एक तो हाइपोसिक्रीशन, एक होता है यहाँ पे हाइपर सिक्रीशन। अब यहाँ पे सबसे पहले आप ये याद रखना, हाइपो और हाइपर क्या है। हाइपो मीन्स फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा ग्रोथ हार्मोन्स है उसका कम सिक्रीशन यानी लो सिक्रीशन, लेकिन हाइपर मीन्स बहुत ज़्यादा सिक्रीशन। यानी अगर ग्रोथ हार्मोन एक मतलब लेवल में है, जितना हमको चाहिए उतना ही है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर ये ज़्यादा सिक्रीट कर गया या फिर कम सिक्रीट हुआ तो क्या होगा। अगर फ्रेंड्स ये कम सिक्रीट होगा, यानी देखिए ये बहुत ही ईजी होगा। जो ग्रोथ हार्मोन है अगर कम सिक्रीट होगा तो ये क्या करता है, बॉडी ग्रोथ में हेल्प करता है। लेकिन अगर ये प्रॉपरली सिक्रीट नहीं होगा जितना चाहिए, कम सिक्रीट होगा, तो क्या होगा, ये बच्चों में क्या कॉज कर देगा, डॉर्फिज्म। डॉर्फिज्म यानी बौनापन हो जाता है बच्चों में। यानी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उसमें ग्रोथ हार्मोन प्रॉपरली सिक्रीट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये उनमें क्या आ जाएगा, डॉर्फिज्म यानी बौनापन आ जाएगा। लेकिन अगर फ्रेंड्स मान लीजिए ये क्या हो गए, ज़्यादा सिक्रीट हो गए, यानी हाइपर सिक्रीशन हो गया इनका, तो क्या होगा, लीड्स टू जाइजेंटिज्म। यानी जाइजेंटिज्म किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसका जो है मतलब वो एक जाइजेंटिज्म मीन्स हम बोल सकते हैं राक्षसी, मतलब एक जैसे बहुत ही हैवी दिखेगा, कुछ अलग ही दिखेगा उसका, मतलब जीभ मोटा, आंखें अजीब अजीब टाइप की, कुछ इस तरह से वो दिखेगा। यानी कुछ मतलब वो नॉर्मल ह्यूमन की तरह नहीं दिखेगा, थोड़ा अलग ही दिखेगा, मतलब थोड़ा राक्षसी टाइप में दिखेगा। तो इसका हिंदी ही यही होता है, मतलब राक्षसी। लेकिन ये हम यहाँ बोल नहीं सकते हैं। यहाँ पे जो हम टर्म यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे जाइजेंटिज्म। तो इसको आप याद रखना, ये ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सिक्रीशन से होता है। यानी ग्रोथ हार्मोन इतना ज़्यादा सिक्रीट हो जाए कि ओवर ग्रोथ हो जाए, यानी मतलब प्रॉपरली ग्रोथ नहीं, ओवर एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाए, तो भी वो मतलब अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, इसके हाइपर सिक्रीशन से जाइजेंटिज्म काज होता है। लेकिन अगर ये हाइपो सिक्रीशन ही हो तो बच्चों में डॉर्फिज्म को ये लीड करता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो वेसोप्रेसिन होता है, इसको हम और क्या बोलते हैं, ADH यानी एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन्स। तो ये भी प्रोटेनियस इन नेचर होते हैं। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम DCT ऑफ नेफ्रॉन एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो मैंने आपको एक्सक्रीशन में नेफ्रॉन जब पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने आपको कलेक्टिंग डक्ट और यहाँ पे नेफ्रॉन के बारे में बताई है। तो वहाँ से जो है वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करने में कौन हेल्प करता है, वेसोप्रेसिन। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, वेसोप्रेसिन अगर इसका कम सिक्रीशन होगा यानी हाइपोसिक्रीशन होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, डायबिटीज इंसिपिडस यानी डायबिटीज इंसिपिडस किसकी वजह से होता है, वेसोप्रेसिन के कम सिक्रीशन की वजह से। यानी अगर वेसोप्रेसिन कम सिक्रीट होगा तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज इंसिपिडस। देखिए फ्रेंड्स, ये किसमें हेल्प करता है, वाटर के रीएब्जॉर्प्शन में। अब अगर इसका कम सिक्रीशन होगा तो क्या होगा, डिसऑर्डर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर मेटाबॉलिज्म मार्क्ड बाय द इंटेंस थ्रस्ट एंड हैवी यूरिनेशन। यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही यूरिन सिक्रीट होने लगेगा बॉडी से, यानी हैवी यूरिनेशन होने लगेगा। अगर ये कम सिक्रीट होगा यानी इसका हाइपोसिक्रीशन होगा। तो अगर ये कम सिक्रीट होगा तो क्या होगा, हैवी यूरिनेशन। इसको हम क्या बोल देते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। तो इसको भी फ्रेंड्स आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है नेक्स्ट ग्लैंड आता है थायराइड। तो यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड होता है, ये मतलब कहाँ पे, इसका पोजीशन क्या है, हार्मोन्स क्या है, केमिकल नेचर क्या है, ये सब भी यहाँ पे हमको याद रखना है। अब देखिए फ्रेंड, जो थायराइड ग्लैंड होता है इसका पोजीशन कहाँ होता है, लोकेटेड इन नेक बिटवीन ट्रैकिया एंड लैरिंग्स।
ये हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया और लैरिंक्स के बीच में। अब फ्रेंड्स ये जो थायराइड होता है ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, तो ये जो है एक हार्मोन सिक्रेट करता है थायरॉक्सिन, एक कैल्सिटोनिन। तो अब देखिए ये मैंने अभी आपको बताया भी, जो थायरॉक्सिन होता है ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारे बॉडी में स्टोर हो सकता है। फ्रेंड्स इसका केमिकल नेचर क्या होता है, एमीन। तो इसको आप याद रखना, जो थायरॉक्सिन है इसका केमिकल नेचर क्या है, एमीन। अब यहाँ पे देखिए इसका फंक्शन क्या होता है, यानी जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन है इसका फंक्शन क्या होता है, रेगुलेट बीएमआर ऑफ बॉडी, यानी बेसिक मेटाबॉलिक रेट, यानी हमारे बॉडी के बेसिक मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, थायराइड ग्लैंड। अब देखिए फ्रेंड्स इसके हाइपो सिक्रीशन से, तो हमको कहीं पे हाइपो कहीं पे हाइपर पढ़ना है, तो आप इसको याद रख लेना, कहाँ पे मैंने हाइपर भी बताया, कहाँ पे केवल हाइपो बताया है। तो फ्रेंड्स अगर थायरॉक्सिन जो है उसका हाइपो सिक्रीशन होगा यानी कम सिक्रीशन होगा, तो ये बच्चों में क्या कॉज करता है, क्रेटिनिज्म। क्या कॉज करता है, क्रेटिनिज्म। अब यहाँ पे जो कैल्सिटोनिन होता है ये किस में होता है, ये प्रोटीनियस इन नेचर होता है। डिक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, यानी ये हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है। कैल्सिटोनिन का काम क्या है, हमारे ब्लड में कैल्शियम की लेवल को डिक्रीज करना। फ्रेंड्स ये कैसे डिक्रीज करता है, जैसे जो हमारा ब्लड होता है उसमें क्या होता है, कैल्शियम होता है, तो ये क्या करता है, हमारे ब्लड से कैल्शियम को लेके हमारे बोन को दे देता है, यानी हमारे बोन के डेवलपमेंट में जो है वो ब्लड से कैल्शियम को लेके हमारे बोन के डेवलपमेंट में लगा देता है। तो इस तरह से जो है कैल्शियम हमारे बोन में इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन ब्लड में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे देखेंगे आप, अगर इसका जो है हाइपो सिक्रीशन होगा, यानी जो हमारा कैल्सिटोनिन है अगर इसका हाइपो सिक्रीशन होगा तो ये एडल्ट में क्या कॉज करता है, मिक्सोडीमा, यानी ये मतलब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, हाइपो सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन कॉजेज सिंपल क्वाइटर। यानी यहाँ पे फ्रेंड्स अगर यहाँ पे एडल्ट पूछेगा यानी हाइपो सिक्रीशन इन एडल्ट, तो आप क्या बताएंगे, मिक्सोडीमा। लेकिन इसका अगर हाइपो सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन हो जाएगा तो ये क्या कॉज करेगा, सिंपल ग्वाइटर, यानी जो जिसको हम क्या बोल देते हैं, घेंघा टाइप में। हाइपर सिक्रीशन इसका क्या कॉज कर देता है, इक्जोप्थैल्मिक ग्वाइटर। तो यहाँ पे याद रखना, अगर हाइपो सिक्रीशन होगा तो सिंपल ग्वाइटर, अगर हाइपर सिक्रीशन होगा तो इक्जोप्थैल्मिक ग्वाइटर। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो होता है कैल्सिटोनिन, ये हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए जो पैराथायराइड होता है, तो इनका दोनों का फंक्शन थोड़ा रिलेट करता है, तो ध्यान से देखिए। जो पैराथायराइड होता है ये हमारे थायराइड से, ये जो हमारा थायराइड होता है इससे ही अटैच होता है। फ्रेंड जो जहाँ पे हमारा थायराइड ग्लैंड होता है इसके ये जस्ट पीछे होता है, इसलिए ये सामने नहीं दिखता है। तो अगर आप उसको पलट के देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है वो लोकेटेड रहता है थायराइड ग्लैंड के अंदर में ही, यही इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि अटैच टू थायराइड। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो पैराथायराइड है ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, पैराथ हार्मोन, जिसको हम पीटीएस बोल देते हैं, और इसको हम कोलिप्स हार्मोन्स भी बोलते हैं, तो इसको भी आप याद रखना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पैराथायराइड होता है ये क्या करता है, इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, यानी जो हमारा थायराइड होता है वो क्या करता है, डिक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। लेकिन जो हमारा पैराथायराइड होता है वो क्या करता है, इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, यानी हमारे ब्लड में ये कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। लेकिन जो हमारा थायराइड होता है वो हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है, क्योंकि वो क्या करता है, थायराइड जो है वो हमारे ब्लड से कैल्शियम को लेके बोन को दे देता है, लेकिन जो पैराथायराइड होता है वो हमारे बोन से कैल्शियम को लेके ब्लड को दे देता है। तो इस तरह से कैल्शियम जो है वो मेंटेन रहता है। अब फ्रेंड्स अगर पैराथायराइड हार्मोन्स का हाइपर सिक्रीशन हो जाए, यानी ये बहुत ज़्यादा सिक्रीट कर जाए, तो अगर इसका बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होगा तो ये हमारे बोन से बहुत ज़्यादा कैल्शियम को लेके हमारे ब्लड को दे देगा, यानी जो हमारा बोन है उसमें क्या हो जाएगी, कैल्शियम की कमी हो जाएगी। तो अगर हमारे बोन में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो यहाँ पे हमको मतलब जोड़ों में दर्द ये सब जो भी होता रहता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ओस्टियोपोरोसिस, क्या बोलते हैं, ओस्टियोपोरोसिस, ये हो जाएगा हमारे अंदर में। यानी हमको क्या हो जाएगा, ओस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, यानी हमको हड्डी से रिलेटेड, हमको बोन से रिलेटेड डिजीज हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओस्टियोपोरोसिस। यानी जब वहाँ पे कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हमारी हड्डियाँ जो हैं, बोन जो है वो उतने अच्छे से रेगुलेट नहीं करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आता है पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज में देखिए ये सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो इंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज इज कॉल्ड आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, तो इसको आप ऐसे ही याद रख लेना। अब देखिए फ्रेंड्स ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इन द लूप ऑफ डिओडेनम, यानी जो जब हम यहाँ पे डिस्कस किए थे तो कुछ इस तरह से जो है हम जब यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाए थे तो यहाँ से ऐसे
हमारा जो है पैंक्रियाज यहाँ से जुड़ा हुआ था। तो ये हमारा क्या होता है, डायडेनम पार्ट होता है, डिओडेनम पार्ट होता है। तो डिओडेनम के ऊपर ही हमारा क्या होता है, पैंक्रियाज। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है, इन द लूप ऑफ डिओडेनम जो है पैंक्रियाज यहाँ पे प्रेजेंट होता है। जो फ्रेंड्स यहाँ पे पैंक्रियाज होता है वो कौन कौन सा हार्मोन से रिलीज करता है, एक तो इंसुलिन, दूसरा ग्लूकेगॉन। तो फ्रेंड्स जो इंसुलिन होता है, ग्लूकेगॉन, दोनों ही प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। फ्रेंड्स इंसुलिन क्या करता है, डिक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, यानी हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। लेकिन जो ग्लूकेगॉन होता है ये क्या करता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। तो अभी हमने क्या देखा, जो हमारा थायराइड होता है वो हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है, लेकिन इंसुलिन क्या करता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है। जो हमारा पैराथायराइड होता है वो क्या करता है, हमारे हड्डियों में, वो मतलब हमारे हड्डियों में क्या करता है, वो हमारे ब्लड में जो मतलब एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए हमारा जो थायराइड होता है वो क्या करता है, वो ब्लड से कैल्शियम को लेके बोन को दे देता है। लेकिन जो हमारा पैराथाइड होता है वो हमारे बोन से ब्लड में दे देता है, यानी ब्लड में क्या करता है, इंक्रीज कर देता है कैल्शियम के लेवल को। लेकिन यहाँ पे ग्लूकेगॉन को क्या करता है, इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, यानी हमारे ब्लड में क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। तो इनका फंक्शन जो है थोड़ा थोड़ा सा मिलता जुलता है फ्रेंड्स। तो इसको आप इस तरह से मतलब रिलेट करके याद कर लेना, ये मैं आपको मतलब इसलिए वहाँ से रिलेट कर रही थी। तो उसमें इसमें दोनों में कन्फ्यूज मत होना। थायराइड और पैराथायराइड क्या करते हैं, वो हमारे मतलब ब्लड और बोन में कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज और इंक्रीज करते हैं। लेकिन जो हमारा इंसुलिन और ग्लूकेगॉन है ये हमारे ब्लड में क्या करते हैं, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखते हैं। ये मतलब इंसुलिन क्या करता है, ब्लड मतलब वहाँ पे ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है, लेकिन हमारा ग्लूकेगॉन क्या करता है, वहाँ पे वो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देता है। तो इस तरह से मेंटेनेंस चलता रहता है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमारे इंसुलिन का हाइपोसिक्रीशन हो जाए, हाइपोसिक्रीशन हो जाएगा यानी कम सिक्रीशन हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करता था ना हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को। लेकिन अब ये वहाँ पे हमारे ग्लूकोज लेवल को हमारे ब्लड में डिक्रीज नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उतनी मात्रा में सिक्रीट ही नहीं हो पा रहा जितने मात्रा में इसको सिक्रीट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इसका हाइपोसिक्रीशन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायबिटीज मिलेटिस, क्या हो जाएगा, डायबिटीज मिलेटिस। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे टू मच शुगर इन ब्लड, यानी जब ये डिक्रीज कर ही नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे वो कम सिक्रीट हो रहा है, तो हमारे ब्लड में क्या हो जाएगा, शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। और हाई ब्लड शुगर को ही हम क्या बोल देते हैं, डायबिटीज मिलेटस। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, डायबिटीज इंसिपिडस। तो उससे और इससे आप कंफ्यूज मत होना, ये है डायबिटीज मिलेटस। ये किसकी वजह से होता है, जब हमारे ब्लड में क्या हो जाता है, शुगर इंक्रीज हो जाता है, यानी ग्लूकोज इंक्रीज हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसको आप याद रखना, इन सब का पोजीशन, फंक्शन, कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करते हैं, इतना ही आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट ग्लैंड आता है हमारा एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे एबव किडनी, यानी जैसे देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारी किडनी होगी, तो हमारे किडनी के ऊपर यहाँ पर में क्या होते हैं, यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे किडनी के ऊपर ही जस्ट प्रेजेंट होते हैं, तो इसको आप याद रखना। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं, तो जो हमारा एड्रीनल ग्लैंड होता है वो हार्मोन सिक्रीट करता है कॉर्टिकॉइड। कौन सा हार्मोन, कॉर्टिकॉइड। कॉर्टिकॉइड में यहाँ पे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड, और ये हार्मोन सिक्रीट करता है एड्रीनलिन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, जो हमारा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है ये क्या करता है, मेंटेन मिनरल लेवल इन आवर बॉडी, यानी हमारे बॉडी में ये मिनरल लेवल को जो है मेंटेन करने का काम करता है। मिनरल जैसे हमारे सोडियम, पोटेशियम, ये सब हो गए ये। अब यहाँ पे जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ये क्या करता है, मेंटेन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, यानी हमारे बॉडी में वो ग्लूकोज को, यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोज लेवल को, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट, तो वो हमारे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में जो है उसको मेंटेन करने का काम करता है। लेकिन जो हमारा सेक्स कॉर्टिकॉइड है ये क्या करता है, सिक्रीट एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन, यानी ये एंड्रोजन और एस्ट्रोजन को सिक्रीट करने का काम करता है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है अगर उसका कम सिक्रीशन होगा यानी हाइपोसिक्रीशन होगा तो कौन सा डिजीज हो जाएगा, एडिसन डिजीज। लेकिन अगर इसका हाइपर सिक्रीशन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या नाम दे देंगे उसको हम, कुशिंग डिजीज। तो इसको भी आप याद रख लेना थोड़ा सा ऐसे ही। और फिर जो हमारा एड्रीनलिन होता है इसको हम 3F हार्मोन्स भी बोल देते हैं। इसको हम 3F क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फियर, फाइट, फ्लाइट, ये आपको पता भी होगा, इसमें जो है हेल्प करते हैं। और इनको हम क्या बोल देते हैं, एड्रीनलिन को लाइफ सेविंग हार्मोन। जैसे यहाँ पे मान लीजिए अगर आपके सामने जो है लायन आ गया और आप वहाँ से नहीं भागे,
आपको मतलब न डर लग रहा है, मतलब आपको डर वर सब खत्म, आप बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं आने दो लायन को, मतलब आप उससे डर ही नहीं रहे हैं, फिर क्या होगा, लायन आएगा आपको खा जाएगा। यानी जब हमको मतलब डर लगता है कोई भी चीज़, हम जैसे हमारे सामने लायन आएगा हम भागेंगे, हमको डर लगेगा, या तो उसे हम फाइट करेंगे या तो फ्लाइट करेंगे, यानी या तो हम उसे लड़ेंगे या वहाँ से भाग जाएंगे। तो उसके पीछे कौन मतलब हमको कौन ऐसा मतलब रेगुलेट कर रहा है इन सब प्रोसेस को, एड्रीनलिन। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन। तो अगर ये नहीं रिलीज होगा तो हम समझ ही नहीं पाएंगे हमको भागना है कि रुकना है। तो ये हमारे लाइफ सेविंग में हेल्प करता है, इसीलिए इसको हम 3F या फिर लाइफ सेविंग हार्मोन्स भी बोलते हैं। 3F क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फियर, फ्लाइट, फाइट में हेल्प करता है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसका ये एमीन्स इन नेचर होता है और इसका फंक्शन क्या होता है, इंक्रीज हार्ट बीट या फिर ब्लड प्रेशर। तो फ्रेंड्स वही, अगर हमारे सामने लायन आएगा तो क्या होगा, अचानक लायन आए या फिर स्नेक आए तो क्या होगा, यहाँ पे वो फ्रेंड्स हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हार्ट बीट या फिर ब्लड प्रेशर। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे टेस्टिस जो होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी, यानी जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी होता है उसके आउटसाइड रीजन पे टेस्टिस प्रेजेंट होता है। ये कौन सा हार्मोन से रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरॉन। ये जितने भी हमारे 6 हार्मोन्स होते हैं वो स्टेरॉयड इन नेचर होते हैं, इसको भी आप याद रखना। अब ये जो टेस्टिस होता है फ्रेंड्स, स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रमोट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल, यानी मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को प्रमोट करने का काम या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करने का काम कौन करता है, टेस्टोस्टेरॉन। और जो हमारा ओवरीज होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी। तो देखिए फ्रेंड्स, टेस्टिस कहाँ पे, आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी, लेकिन ओवरीज कहाँ पे, इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी। तो इसको दोनों को आप याद रखना। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ओवरीज होती हैं ये कौन से हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, जिसको हम क्या बोल देते हैं, एंटी एबॉर्शन हार्मोन। ये यहाँ पे क्या इनका फंक्शन क्या क्या होता है, स्टिमुलेट oogenesis, यानी oogenesis में यानी एग फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, प्रोमोट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को प्रोमोट करने का काम कौन करता है, हमारा प्रोजेस्टेरॉन। मेंटेन प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करने वाला कौन सा हार्मोन्स होता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो इसीलिए मतलब ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, इसी वजह से इसको हम क्या बोल देते हैं, एंटी एबॉर्शन हार्मोन। तो इसको फ्रेंड्स आप याद रखना। देखिए यहाँ पे ऐसा ज़्यादा कुछ समझाने वाला था नहीं, तो यहाँ पे आपको इसका फंक्शन, इसका पोजीशन, इसका मतलब कौन कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, यही सब आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमारा लास्ट जो यहाँ पे ग्लैंड है वो क्या है, थाइमस। थाइमस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, नियर द हार्ट, यानी हमारे हार्ट के पास में ही हमारा थाइमस ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होता है। ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, थाइमोसिन। कौन सा हार्मोन, थाइमोसिन। थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी आर ट्रेनिंग स्कूल आप टी लिम्फोसाइट, यानी WBC, इसको हम क्या बोल देते हैं, उसका ट्रेनिंग स्कूल बोल देते हैं टी लिम्फोसाइट का। अब देखिए फ्रेंड्स, ये भी प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं और ये क्या काम करते हैं, इंक्रीज इम्यूनिटी ऑफ बॉडी, यानी हमारे बॉडी के इम्यूनिटी को इंक्रीज करने में कौन सा हार्मोन्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है, थाइमोसिन। और इसको सिक्रेट करने वाला कौन है, थाइमस। तो फ्रेंड्स, थाइमस ग्लैंड सिक्रेट करता है थाइमोसिन, जो कि हमारे इम्यूनिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन था इसको डिस्कस कर लिया। आपको लगेगा कि मैंने बहुत ही शॉर्ट में बताया, तो यस फ्रेंड, मैंने बहुत ही शॉर्ट में बताया, लेकिन यहाँ पे कुछ भी मिसिंग नहीं हुआ है। जितना भी एनसीईआरटी में दिया हुआ था उसको मैंने एकदम समराइज करके अच्छे से लिख दिया है। एनसीईआरटी में क्या है, सब कुछ एकदम मिक्स करके दिया है, ये सब इस तरह से दिया ही नहीं है। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही ढूंढ के इसको अच्छे से लिख दिया है। इसको आप अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।